स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 6 वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर पार्ट 3 द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम जो टीपू सुल्तान थे इनके स्वॉर्ड के बारे में और वुड स्टील के बारे में। वी बिगन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंडियन स्टील के बारे में पढ़ेंगे और आयरन से जो जो चीज़ें बनती हैं उसके बारे में किससे, स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की स्टोरी से समझेंगे जिन्होंने मैसूर राज किया था 1799 तक। तो इन्होंने 4 जो हैं युद्ध लड़े हैं ब्रिटिश के साथ और ये युद्ध लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हुई तो इनकी तलवार जो थी इनके हाथ में थी। टीपू लेजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन द म्यूजियम इन इंग्लैंड। तो जो टीपू सुल्तान की लेजेंडरी मीन्स फेमस तलवार है, अब वो किसका पार्ट है, म्यूज़ियम का, जिसमें वैल्यूएबल चीज़ें रखी हैं, म्यूज़ियम जो कि इंग्लैंड में है। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल। पर आपको पता है कि जो स्वॉर्ड है वो इतनी स्पेशल क्यों। जस्ट द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड ईजिली रिप थ्रू द अपोनेंट्स आर्मर। तो जो स्वॉर्ड है वो इतनी हार्ड है और उसके बहुत पैने जो है एज हैं, मतलब किनारे हैं जो उसके बहुत शार्प है, पैने हैं जो कि ईजिली किसके अंदर, आर्मर मीन जो कवच के अंदर घुस सकती है, मतलब जो अपोनेंट है दुश्मन के कवच के अंदर घुस सकती है। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम आयरन अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। तो जो एक क्वालिटी है स्वॉर्ड की, ठीक है, तो ये किससे बनती है, हाई क्वालिटी कार्बन स्टील से। ठीक है, हाई कार्बन स्टील जिसको वुड्स कहते हैं, इससे ये तलवार बनती है। विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर द साउथ इंडिया। और ये कहाँ पर मिलता है, जो हाई कार्बन जो आपका वुड्स होता है कहाँ पर मिलता है, साउथ इंडिया में। वुड्स स्टील when made into swords produce a very sharp edge with a flowing water pattern। ठीक है, जब वुड स्टील से क्या बनती है, एज बनते हैं। और वुड स्टील से जब क्या बनाई जाती है, तलवार बनाई जाती है, तो जो उसके एज होते हैं, किनारे होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बहुत नोकीले होते हैं आपके। और ये किस शेप में होते हैं आपके, फ्लोइंग वाटर पैटर्न में, मतलब ऐसे ऐसे फ्लोइंग वाटर पैटर्न में से क्या बनते हैं, एज। ठीक है, तो ये एज कहाँ से आते हैं आपके, जो आयरन में क्रिस्टल इम्बेडेड इन द आयरन। तो आयरन में जो बहुत ही स्मॉल कार्बन होते हैं, स्मॉल कार्बन क्रिस्टल है ना, तो उसमें ही क्या होता है आपके लगे होते हैं। तो ये पैटर्न कहाँ से आता है आपका, जो आयरन में बहुत छोटे छोटे स्मॉल कार्बन क्रिस्टल होते हैं उससे। ये देखिए टीपू सुल्तान की जो है स्वॉर्ड है। ठीक है, अभी आप और जानेंगे इसके बारे में। फ्रांसिस बुचमन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800 a year after Tipu Sultan death has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundred of smelting furnaces। जो फ्रांसिस बुचानन थे जो कि मैसूर का टूर करने आए थे 1800 में, तो एक साल बाद जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई तो उन्होंने क्या बताया, टेक्निक बताई कैसे कि वुड वुड स्टील कैसे कि जो प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग। तो वुड्स स्टील कैसे बनती है ना, तो वुड स्टील को कैसे, बहुत हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस। इस फर्नेसेस क्या होती है, आपकी भट्टियाँ होती हैं। तो 100 से ज़्यादा भट्टियों में क्या होती है, मैसूर में इसको बनाया जाता था। तो इस फर्नेसेस में क्या होता था, आयरन को, जो लोहा है उसको चारकोल के साथ मिक्स किया जाता था। आयरन वॉज मिक्स विथ चारकोल और इसको फिर एक क्ले के पॉट में, फिर पॉट में रख दिया जाता था इसे, थ्रू एन इंटरसाइड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। और सही टेम्परेचर में जो स्मेल्टर्स है फिर वो प्रोड्यूस करते थे स्टील, फिर स्टील वहाँ से प्रोड्यूस होती थी। और ये स्टील तलवार बनाने के काम ना ही इंडिया में बल्कि जो वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता था। अब देखिए, जो ये टीपू सुल्तान है उनकी तलवार है, लेट 18 सेंचुरी में मिली थी और इस पे क्या लिखा गया है, गोल्ड से लिखा गया है, इसके हैंडल पे गोल्ड से लिखा गया है टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड पे। और इसमें जो लिखा गया है वो कुरान से आपका पार्ट, कुरान से कुछ मैसेज है जो कि इस पे लिखे गए हैं विक्ट्री के बारे में, जो वॉर विजय के बारे में, जो कि
वॉर में युद्ध में विजय होती है उसके बारे में। नोटिस द टाइगर, इसमें देखिए टाइगर का हेड भी बना हुआ है जो उसके हैंडल के नीचे। अब देखिए वुड्स इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कनाडा वर्ड को। तो वुड्स क्या है, एक इंग्लिश वर्जन है, मतलब इंग्लिश में उन्होंने जो स्टील को क्या कहा गया है, वुड्स कहा गया है। तो ये वर्ड कनाडा में क्या बोलते हैं, इसे उक्कू बोला जाता था, तेलुगु में हुक्कू और तमिल और मलयालम में उरुक्कू। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। दो इंडियन वुड स्टील थी तो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, उनको बहुत पसंद आई। माइकल फैराडे, ठीक है, तो माइकल फैराडे को आप जानते हैं, जो जिन्होंने किसके डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। स्पेंट 4 ईयर्स स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडियन वुड्स, देखो तो इन्होंने 4 साल स्पेंड किए उसकी पढ़ाई में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इंडिया वुड्स की। ठीक है, तो इसकी इंडिया वुड्स की स्टील के बारे में उन्होंने पढ़ाई की, 4 साल तक उन्होंने इस पर रिसर्च की, 1818 से 22 तक। हाउएवर द वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ अफ्रीका वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, पर जो वुड्स स्टील बनाने का प्रोसेस था जो कि साउथ इंडिया में बहुत क्या था, स्प्रेड था, सभी जानते थे कैसे बनाते हैं, तो अब वो क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था, मतलब अब ख़त्म हो चुका था। तो अब क्या आप गैस कर सकते हैं क्यों ख़त्म हुआ, किसकी वजह से हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ, क्योंकि 10 वॉर्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाई। तो देखिए क्या हुआ, जो स्वॉर्ड तलवार और ये आर्मर कवच बनाने की इंडस्ट्री क्या हो चुकी थी इंडिया में, ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या राज कर लिया था, इंडिया पर राज कर लिया था। एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, अब क्या होने लग गया, इंग्लैंड से इम्पोर्ट्स, मतलब इंग्लैंड से स्टील आने लग गई। तो जो लोग इंडिया में स्टील बनाते थे, क्राफ्ट्स पीपल, तो अब उनकी जगह किसने ले ली थी, ब्रिटिशर्स ने, नहीं सब ब्रिटिशर्स ही स्टील इंपोर्ट करते थे, वहाँ से लाते थे, ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन से सप्लाई होता था। अबेंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस, मतलब वो भट्टियाँ जिनको खाली छोड़ दिया गया विलेजेस में। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। ठीक है, जो वुड स्टील था उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था, एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए थी रिफाइनिंग आयरन को, मतलब आयरन को शुद्ध करने के लिए, सही तरीके से प्योर करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए थी। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। पर जो आयरन को पिघलाने का काम किया जाता था इंडिया में, वो बहुत कॉमन था 19th सेंचुरी तक। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स दैट यूज द लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट एंड टूल्स ऑफ डेली यूज़। ठीक है, तो बिहार और सेंट्रल इंडिया में तो क्या था, हर ज़िले में क्या थे, स्मेल्टर्स थे जो लोहे को पिघलाते थे। तो दैट यूज़, तो वो क्या करते थे, जो लोकल डिपॉजिट जहाँ से लोहा लोकली आता था, आयरन ओर थी जहाँ से, तो वहाँ से वो लोहा बनाते थे। और वो किसके लिए यूज़ होता था, औजार और टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स मीन्स औजार हो गए, और आपके टूल्स बनाने के लिए काम आता था वो। द फर्नेसेज वर द मोस्ट ऑफ्टन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। ठीक है, जो भट्टियाँ होती थी वो किससे बनती थी, मिट्टी से, और जो सूरज में सुखाकर ईंट बनाते थे उससे भट्टियाँ बनी होती थी आपकी। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्क द बिलोज पंपिंग एयर दैट कीप द चारकोल बर्निंग। ठीक है, तो पिघलाने का काम मैन करते थे लोहे को, ठीक है, और वुमेन क्या करती थी, बिलोज। बिलोज क्या होता है, एक आपका प्रोसेस होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे कि हवा फूकी जाती है, जिसको फूकनी भी कहा जाता है। तो फूकनी से हवा करके वो चारकोल जो होता है आपका, उसको चारकोल पता है आपको, कोयला, उसको जलाते थे। ठीक है, ये देखिए कोई डायग्राम दिखाया गया आपको, आयरन स्मेल्टर्स। ठीक है, तो ये लोहा बना रहे हैं, आयरन स्मेल्टर्स मीन्स जो लोहा बनाते हैं, लोहे को पिघलाते हैं। अब देखिए, अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर द अगारी ऑफ अगारी स्मेल्टर स्लीव। ठीक है, तो एक विलेज है सेंट्रल इंडिया में, जो अगारीज कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और ये क्या है, आयरन स्मेल्टर्स, लोहे को पिघलाने का काम करते हैं। सम कम्युनिटीज़, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि अगारीज, जो कि क्या थी, स्पेशलाइज थी आयरन स्मेल्टिंग में, लोहे का काम, लोहे का पिघलाने में। तो लेट 18th 19th सेंचुरी में क्या हुआ,
सीरीज़ ऑफ फेमाइज मतलब भूखमरी की एक सीरीज़ आई, जिसमें कि ड्राई डिवास्टेड ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जहाँ पर बहुत सूखा पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर भूखमरी आ गई। इन द सेंट्रल इंडिया मैनी ऑफ द गारीज आयरन स्मेल्टर स्टॉप वर्क, तो जो सेंट्रल इंडिया में बहुत से अगारी आयरन स्मेल्टर थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। डेजर्टेड देयर विलेज, ठीक है, तो उन्होंने अब अपना विलेज छोड़ा और वहाँ से काम की सर्च में माइग्रेट हो गए, दूसरी जगह चले गए, लुकिंग फॉर सम अदर वर्क, ताकि वो क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क, और उनमें से बहुत से जो लार्ज नंबर थे, उन्होंने दोबारा काम नहीं किया भट्टियों में। तो अब लेट 19th सेंचुरी, हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन, ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, क्राफ्ट हो जो हुआ आयरन स्मेल्टिंग का काम क्या होगा, बिल्कुल कम हो गया। तो बहुत से विलेजेस में फर्नेसिस को अब यूज़ नहीं किया जाने लगा, फर्नेसिस को छोड़ दिया गया, एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन, और जो आयरन की डिमांड क्या हो गई, अब कम आने लग गई थी। वाई वॉज दिस सो, ठीक है, तो ये क्यों हुआ, तो ये भी ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिशर की वजह से कैसे हुआ, देखिए वन रीज़न क्या थे, जो फॉरेस्ट लॉ बना दिए थे उन्होंने, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि लोगों को क्या नहीं जाने देते थे, फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाने देते थे। देखिए व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, अब जो अंग्रेजी सरकार थी, वो लोगों को नहीं जाने देती थी फॉरेस्ट के अंदर, रिजर्व थे वो। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल, तो अब जो आयरन स्मेल्टर्स है, जो लोहा पिघलाते हैं, तो अब उनको वुड चारकोल कहाँ से मिलेगा, है ना, तारकोल, तो तारकोल कहाँ से मिलता है, लकड़ी से, है ना, तो अब वो फॉरेस्ट में लकड़ी ही नहीं मिल पाएगी, तो कैसे बना पाएंगे चारकोल। वेयर कुड दे गेट आयरन और उन्हें अब लोहा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो अगर वो चारकोल नहीं होगा, तो फिर वो लोहा भी कैसे मिले बना पाएंगे, ठीक है। डिफाइनिंग फॉरेस्ट लॉज, दे ऑफ्टन एंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड, डिफाइन, तो अब वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे फॉरेस्ट में, तो उन्हें कोयले की खान कैसे मिलेगी, चारकोल कैसे मिलेगा। और डिफाइनिंग फॉरेस्ट लॉज, और जो लोग क्या करते थे, कुछ लोग फॉरेस्ट के लॉज को जो तोड़ते थे, दे ऑफ्टन एंटर द फॉरेस्ट, कुछ लोग क्या किया करते थे, फॉरेस्ट के लॉज तोड़ दिया करते थे और जंगल में घुस जाया करते थे सीक्रेटली, चुपचाप से, एंड कलेक्टेड, और वुड इकट्ठा करते थे, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन, पर ऐसा कितनी देर समय तक चल पाएगा, है ना, तो वो भी अपने ऑक्यूपेशन को नहीं चला पाए ज़्यादा लंबे समय तक। मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और बहुत से लोगों ने ये काम छोड़ दिया अपना और दूसरे तरीक़ों पर उन्होंने क्या सर्च में चले गए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelter had to pay very high tax to the forest department for every furnaces they use. This reduced their income. तो कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी फॉरेस्ट में घुसने के लिए, पर इसमें क्या है, जो जो लोहा पिघलाते हैं लोग, उन्हें क्या बहुत हाई टैक्सेस देना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फॉर एवरी फर्नेसिस, जो भी भट्टी वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, भट्टी जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता था, तो इससे उनकी इनकम कम हो जाती थी। मोर एवर, ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, आयरन एंड स्टील कहाँ से इम्पोर्ट, अब ब्रिटेन से मंगाने आने लग गई। आयरन स्मिथ्स इन इंग्लैंड बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो लोहार थे, तो वो अब जो आयरन इंग्लैंड से आता था, उसका यूज़ करते थे बर्तन और औजार बनाने के लिए। दिस वॉज, तो इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी आयरन की, वो कम हो चुकी थी, जो कि लोकल स्मेल्टर्स प्रोड्यूस किया करते थे। तो जो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे, ठीक है, मीन्स जो इंडिया के आयरन स्मेल्टर्स थे, आयरन एंड स्टील बनाते थे, तो उन्हें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब देखिए क्या हुआ, आयरन और स्टील फैक्ट्रीज कहाँ गई थी, इंडिया में। तो इन 1904 में जो हॉट मंथ है आपका अप्रैल का, चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, चार्ल्स वेल्ड जो थे एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो भी सामान होता है उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं, तो उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, जो ज़मीन के अंदर से खोज करते हैं। एंड दोराबजी टाटा, और दोराबजी टाटा थे जो एल्डेस्ट बेटे थे, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे वो।
वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़। तो वो छत्तीसगढ़ में चल रहे थे, घूम रहे थे किसकी चीज़ की सर्च के लिए, आयरन ओर मतलब कोयले की खान की डिपॉजिट के लिए। दे हैड स्पेंड मैनी मंथ्स ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ गुड आयरन ओर टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया ताकि क्या हो सके, गुड आयरन ओर, ठीक है, ताकि एक बहुत अच्छी आयरन की खान वहाँ पे सेटअप हो सके और उससे की नई स्टील एंड प्लांट कंपनी वो सेटअप कर सकें। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्चून टू बिल्ड अ बिग आयरन एंड स्टील स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे ताकि वो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगा सके इंडिया में। पर ये जब तक नहीं हो सकता था जब तक उन्हें कुछ सोर्स, फाइन सोर्स मीन्स एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर की मतलब खान नहीं मिल जाती, तो जब तक वो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, Wild and Dorabaji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ores। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, तो चलते चलते बहुत घंटों बाद, फॉरेस्ट में चलते चलते बहुत घंटे बाद जो वाइल्ड थे और डोराबजी थे, ठीक है, तो वो एक स्मॉल विलेज में आए और उन्होंने क्या देखा, उनको ग्रुप मिला मैन एंड वुमेन का जो कि बास्केट में आयरन ले जा रहे थे। दीज पीपल्स वर द अगारीज। ठीक है, अगारियाज। ठीक है, तो ये लोग कौन से लोग थे, अगारियाज। हमने वो डायग्राम में भी पढ़ा था अगारियाज कम्युनिटी के बारे में। तो ये लोग अगारियाज थे। व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन और द अगारीज पॉइंटेड टू द हिल इन द डिस्टेंस। ठीक है, तो जब उनसे पूछा गया कि आप आयरन कहाँ से लगाए हैं, तो उन्होंने एक हिल की तरफ पॉइंट किया कि हम वहाँ से लाए हैं। वैल्ड एंड डोराबजी रीड द हिल्स। तो जो वैल्ड और डोराबजी थे वो हिल पर पहुँचे। आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक मीन्स उनको एक बहुत ही मतलब घने जंगलों से जाना पड़ा। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि आखिरकार हमें वो मिल ही गया जिसकी हम तलाश में थे। राजहरा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर इन द वर्ल्ड। तो राजहरा हिल्स थी, तो वहाँ पर भी क्या है, वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द मीन्स, तो ये भी एक जगह है वर्ल्ड की जहाँ पर फाइनेस्ट मतलब अच्छी क्वालिटी का और पाया जाता है। पर वहाँ पर क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, जो ये जगह थी वो क्या था, सूखी थी और वहाँ पर पानी की कमी थी और पानी जो था फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत रिक्वायर था, ज़रूरत थी। तो वहाँ पर पानी नहीं मिला कहीं आसपास। तो जो टाटास थे उन्होंने और भी मतलब आगे खोज जारी रखी ताकि उन्हें एक अच्छा सूटेबल प्लेस मिल जाए फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। हाउएवर तो इसमें जो अगारिस थे उन्होंने भी क्या करी, डिस्कवरी में मदद की जहाँ से उन्हें सोर्स ऑफ आयरन मिल सके। दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट्स, और जो कि वहाँ से कहाँ सप्लाई हो सके, भिलाई स्टील प्लांट पे। तो यहाँ पर क्या थी, प्रॉब्लम हुई थी पर इस रीजन में राजागरा हिल्स में क्या था, वो जो सूखा था प्लेस और जो फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए थी, पानी। तो वहाँ पर पानी नहीं मिला, तो टाटास जो थे उन्होंने ऐसी अपनी सर्च कंटिन्यू रखी ताकि उन्हें एक सही जगह मिल सके जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री लगा सके। जो अगारीज हैं उनकी इस डिस्कवरी में हेल्प की टाटास की, और जो जियोलॉजिस्ट थे उनकी हेल्प करी, और ताकि जो आयरन ओर है कहाँ पर सप्लाई हो सके, भिलाई स्टील प्लांट में। कुछ साल बाद लार्ज एरिया जो फॉरेस्ट का क्लियर किया गया बैंक्स ऑफ रिवर और सुबर्ण रेखा, तो सुबर्ण रेखा रिवर को क्लियर किया गया उसके, ताकि वहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप हो सके। चूँकि रिवर पानी चाहिए था तो पानी उन्हें मिल चुका था, और ऐसे करके वहाँ पर क्या बन गया, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रीज़ का शहर बन गया जमशेदपुर में। तो यहाँ पर क्या थी, जो कोयले की खान थी वहीं पर उसके पास पानी की डिपॉजिट्स थी, पानी था, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, टिस्को है जिसका नाम। तो उन्होंने 1912 में कंपनी सेटअप हो गई और वहाँ से उनका काम शुरू हो गया। तो जो टिस्को है सही टाइम पर जो है वो वहाँ पर सेटअप हुई थी, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में इंडिया कहाँ से स्टील ला रहा था, जो कि ब्रिटेन में बन रहा था, और अब एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज़ इन इंडिया। ठीक है, तो रेलवेज़ का बढ़ चुका था, अब इंडिया में एक्सपेंशन हो चुका था। तो रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, तो इससे क्या हुआ, उनकी ह्यूज मार्केट,
ठीक है, उससे ह्यूज मार्केट हुई, ह्यूज मार्केट। गाड़ी थी उसमें क्या, वो लोहे से बनती थी, जो कि ब्रिटिश बनाती थी। ठीक है, तो टिस्को ने किसे प्रोवाइड किया आयरन, जो रेल बनाती थी ब्रिटेन को। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवेज वर अनविलिंग टू बिलीव। ठीक है, तो बहुत समय तक जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे इंडियन रेलवे में वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी अच्छी क्वालिटी का जो है स्टील इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे कि टिस्को क्या कंपनी सेटअप हुई थी तो सिचुएशन चेंज हो रही थी। तो 1940 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर इन यूरोप। ठीक है, तो जो स्टील जो ब्रिटेन से आ रही थी, अब ब्रिटेन का स्टील कहाँ पे जा रहा था, क्योंकि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था और यूरोप में भी स्टील की मांग हो रही थी। तो जो ब्रिटेन से मंगाया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था स्टील, तो वो कहाँ जाने लगा, यूरोप में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के लिए उसको सामान की ज़रूरत थी। सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील, तो जो ब्रिटिश से स्टील आता था वो अब डेक्लाइन होने लग गया, कम होने लग गया ड्रामेटिकली। एंड द इंडियन रेलवेज़, तो अब इंडियन रेलवेज़ का जो सारा सामान था वो टेंडर किसको मिल गया, टिस्को। तो टिस्को ने ही क्या किया, सप्लाई किया स्टील इंडियन रेलवेज़ को। एज द वॉर ड्रैग फॉर सेवरल ईयर्स, टिस्को जैसे कि वॉर अब क्या कई सालों तक चलता रहा, तो टिस्को जो स्टील कंपनी थी उन्होंने क्या बनाया, शेल्स मींस जो बारूद के आपके गोले होते हैं, गोलियां होती हैं, एंड कैरेज व्हील्स गाड़ी के पहिए होते हैं वॉर के लिए। इन बाय 1990 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिश सरकार थी। अब क्या कर रही, वो 90% स्टील कौन मैन्युफैक्चर कर रहा था, टिस्को कंपनी। ओवर द टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट, तो अब क्या टिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। ठीक है, तो 90% से ज़्यादा सामान वहीं से लाने लगा। इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। ठीक है, तो जैसे कि हमने आयरन स्टील के केस में पढ़ा, और ऐसा ही किसके केस में हुआ था, कॉटन एंड टेक्सटाइल के केस में हुआ था, जब इंपोर्ट आना मतलब ब्रिटिशर्स से इंपोर्ट आना कम हो गया था। ठीक है, जब ब्रिटिश से सामान आना बंद हो गया था। ठीक है, एंड मार्केट फॉर द इंडियन गुड इंक्रीज, और फिर जब मार्केट बढ़ गई थी इंडियन गुड्स के लिए। ठीक है, जब मतलब देखिए कब हुआ एक्सपेंशन, जो ब्रिटिश का था इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो कॉटन हो चाहे स्टील हो, जब वहाँ से इंपोर्ट सामान आना बंद हो गया था ब्रिटेन से, है ना। तो अभी ये इंक्रीज़ होने लगी थी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में तभी। दैट दैट हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट, और ये कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, और उसके बाद भी। एज द नेशनलिस्ट, अब क्या हुआ था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, गांधी जी आ गए थे तो नेशनलिस्ट मूवमेंट आ गई थी, है ना। एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, और जो इंडिया में इंडस्ट्रीज थी वो स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी। और द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर, और जो इंडिया में इंडस्ट्रीज थी वो क्या करने लग गई, डिमांड करने लग गई कि बाहर से क्या नहीं आएगा, गुड्स अंदर नहीं आएगा इंडिया में, बाहर से गुड़ ना लाया जाए। तो वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस पर फोर्स करने लग गई कि उन पर टैक्सेस लगाया जाए, हाई ड्यूटीज़ लगाई जाए, ताकि वहाँ से सामान ना आ पाए। ठीक है, स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, पर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या, हाँ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो राज करना चाहती थी इंडिया पर। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको क्या माननी पड़ी, कुछ हमारी डिमांड्स माननी पड़ी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, तो गवर्नमेंट को डिमांड्स माननी पड़ी। क्योंकि अगर उनको राज करना है तो उनको उनकी डिमांड भी माननी पड़ेगी। तो कुछ लास्ट डेकेड्स मतलब कुछ 100 साल जब कॉलोनियल रूल रहा, ठीक है, तो उनको उनकी बात माननी पड़ी जो इंडस्ट्री थी। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।